बीपीएससी के चेयरमैन ने एक प्रोवर्ब बोला था। कौन सा प्रोवर्ब बोला था? हाँ, क्या बोला था? बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या बोला? एक प्रोवर्ब बोला था, शायद यही बोला था। नहीं, गांव घर में प्रचलित उक्ति है। और उन्होंने कहा था कि ऐसे निबंध हम लोग 3 पार्ट में पूछेंगे, जिसमें ग्रुप सी जो होगा, यानी जो तीसरा पार्ट होगा, उसमें हम लोग एक ऐसे निबंध भी पूछेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं, ऐसे सवाल रहेगा, यही कहा था। तो सभी बच्चे कब पढ़ेंगे? इसका क्या मतलब है? नहीं, जब समय नज़दीक आ जाएगा, हाँ, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, तब कितना समय बचेगा, है ना? हाँ, तो उस समय लोग फिर पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे, निबंध पर पढ़ेंगे। सब आप लोग अनुभवी हैं, बताइए प्रॉब्लम क्या क्या है और उसका सॉल्यूशन पार्ट क्या है। इसको कैसे लिखें वैसे? इसको कैसे लिखा जाए इस निबंध को? अगर यही आ गया एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे? और ऐसे ही बहुत सारे प्रोवर्ब हो सकते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? सोचिए जरा, कैसे लिखेंगे? क्या आशय है बताइए। ठीक है, इसमें लिखना है 800 शब्द। कितना लिखना है? 800 वर्ड्स। तो कैसे लिखेंगे? ये दिक्कत है। घड़ी का मतलब टाइम, है ना, यानी समय। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसका मतलब है प्रयत्न। नहीं, एफर्ट जिसको कहेंगे। और इसका मतलब है लक्ष्य। जब लक्ष्य नज़दीक आ जाए, तब हमने क्या किया? कार्य करना प्रारंभ किया, यही मतलब। तो इसका मतलब है एम, है ना, लक्ष्य। और इसका मतलब है एफर्ट, यानी कह सकते हैं निर्णय भी। तो जब लक्ष्य नज़दीक हो, उस समय हम निर्णय ले रहे हैं, यही मतलब। नहीं, तो इसका मतलब है कि संपूर्ण जीवन किस पर आधारित है? समय पर और उससे संबंधित निर्णय पर, यही मतलब है ना, कि समय के संदर्भ में जब हम निर्णय लेते हैं, और इसमें 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि हम सही समय पर सही निर्णय लें, तब ये प्रोवर्ब सही है ना, सही समय पर सही निर्णय लें। दूसरा विकल्प हो सकता है कि हम सही समय पर गलत निर्णय लें, ये भी हो सकता है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि गलत समय पर गलत निर्णय लें। नहीं, ये सब कुछ विकल्प हो सकते हैं। सही समय पर क्या लिया जाए? सही निर्णय। तब ये प्रोवर्ब के उल्टा हुआ। नहीं, दूसरा ये हो सकता है कि सही समय पर क्या लिया जाए? गलत निर्णय ले, या गलत समय पर ही गलत निर्णय ले। नहीं, या यानी जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए कब हम प्रयत्न शुरू करते हैं, ये प्रोवर्ब की बात उन्होंने कही थी कि ये आपका लक्ष्य है, ये किस समय आपने क्या निर्णय लिया। तो अब इस निबंध को शुरू कैसे किया जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे भूमिका लिखी जाए, कैसे मेन बॉडी लिखा जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए। तो ऐसे करीब करीब तो लिखिए, तो ज़रा एक पैराग्राफ लिखिए। लिख सकते हैं, वहाँ एग्ज़ाम में तो लिखना ही होगा। अब इसका विषय स्पष्ट भी है तो कैसे लिखेंगे? मान लिया कि इसको लिखना हो तो कैसे लिखा जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए? चलिए, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हो सकता है कि लिखने में दिक्कत हो, लेकिन लिखना तो है ही। 3 निबंध लिखना है। और जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसमें 2 निबंध लिखना है। विकल्प वही 4-4 है।
यूपीएससी में कितने लिखने हैं? 2। यूपीएससी में 2 लिखना है, 2 निबंध लिखना है। विकल्प कितने हैं? 4 विकल्प हैं खंड क और खंड ख में। और बिहार पीसीएस में 3 लिखना है, 3 निबंध लिखना है। और यहाँ भी विकल्प कितने? 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में से एक एक चुन करके लिखना है और बेहतर अंक लाना है। 300 अंक का निबंध है, तो कैसे अंक लाया जाए? तो बताइए आपके सामने और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? कुछ प्रॉब्लम पार्ट, कुछ सॉल्यूशन पार्ट, क्या आ सकते हैं? क्या? अच्छा, पहले सरल पे आया जाए, फिर उसके बाद, यानी आप कहना चाहते हैं कि जो निबंध के टॉपिक हैं, जो टॉपिक हैं, तो इस टॉपिक में आपको लगता है कि पहले क्या पढ़ा जाए? आसान पढ़ा जाए। तो आसान कोई टॉपिक बताइए। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संकट हो गया, ये सब आसान होगा। नहीं, दूसरा है कि नारी सशक्तिकरण, ये सब आसान। ठीक है। और यानी पहले ये सरल स्टार्ट किया जाए, फिर उसके बाद थोड़ा हार्ड जो है, यानी ये जो मूर्त टॉपिक है, और फिर उसके बाद अमूर्त की तरफ बढ़ा जाए या दार्शनिक की तरफ बढ़ा जाए। जो दार्शनिक निबंध है उसके बाद, और फिर कल्पना प्रधान भी है, इमेजिनेशन भी है, ऐसे निबंध भी होंगे, इमेजिनरी भी होंगे, ये भी निबंध होंगे। जैसे पूछा जाए 2051 के भारत की कल्पना, ये पूछा जाए। नहीं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, तो ऐसे निबंध भी पूछे हैं, कल्पना प्रधान। और कुछ जो है लोकोक्ति से पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ विकल्प हैं आपके पास, यानी कुछ सरल टॉपिक होंगे जो चर्चित टॉपिक हैं, जो जीएस से रिलेटेड है। ये जीएस से रिलेटेड, यानी जो टॉपिक जो चर्चित रहे, जिसका विषय कुछ स्पष्ट है। और कुछ निबंध कैसे होंगे? अमूर्त और दार्शनिक होंगे। 2 निबंध है, 1200 शब्दों का लिखना होता है, 2400 शब्द। तो यहाँ भी आपको 2400 शब्द लिखना है, तो इसका मतलब है कि 800 गुना 3, ये 2400 शब्द लिखना। हाँ, तो उससे क्या, थोड़ा बड़ा लिखिए। इतना तो मिनिमम लिखना ही है, 2400 शब्द, यानी 2400-2500 शब्द के रेंज में आप लिखेंगे। क्योंकि निबंध में कम से कम 10 मिनट सोचेंगे भी, क्योंकि प्रारूप बनाएंगे, फॉर्मेट करेंगे, फिर उसको थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि अलग अलग एस्पेक्ट कैसे लिखा जाए, और फिर उसका प्रबंधन करेंगे। तो थोड़ा वक्त मांगता है ये, तो इसलिए 800 शब्द आप मान के चलिए, एक औसत बढ़िया, इससे जो दिखे भी अच्छा और हो भी अच्छा। दोनों बातें हैं ना, कि दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। तो दोनों स्थितियों में 800-900 शब्द मिनिमम 800 होना चाहिए। और कोई सवाल? कोई मन में और कोई सवाल आ रहा है? ठीक है। देखिए, आप कहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, घर में तो आपकी तैयारी चलनी ही चाहिए। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जी पीटी का रिजल्ट आ जाएगा तब हमको निबंध पढ़ना है। अंततः कभी न कभी तो देना ही है। मान लिया कि इस साल नहीं हुआ या इस साल हुआ, दोनों स्थितियों में रुकने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो आपकी तैयारी तो अनवरत चलती ही रहनी चाहिए। और कैसे तैयारी करें, इस पे थोड़ा देख लीजिए कि कैसे तैयारी करें। मेरा जो अनुभव कहता है कि तैयारी करने के लिए कम से कम आप 25-30 टॉपिक सेलेक्ट कर लें, पहले जो आए हुए। और चूँकि 3 आधार हैं बिहार पीसीएस के, आप तैयारी कैसे करें इस पर देख लीजिए। बीपीएससी अगर आपका उद्देश्य है तो आप जानते हैं कि 3 एस्पेक्ट हैं इसके। खंड क में आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ खंड ख में 4 सवाल पूछे जाएंगे, और खंड ग में 4 सवाल पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ इन्होंने बता दिया है कि हम बिहार विशेष पर पूछेंगे। अब बिहार विशेष का मतलब है उसका इतिहास, उसकी विरासत, उसका भविष्य,
उसकी समस्या, उसकी संभावना, इन सब चीज़ों पर दूसरा कल्पना प्रधान हो सकता है और तीसरा लोकोक्ति हो सकता है और चौथा इसी से जुड़ा हुआ कुछ और हो सकता है। तो ये उन्होंने बताया। अब इस पर आपको 4 प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो कम से कम आपको 10 तो तैयार रखना है। इस पर 10 का प्रिपरेशन आपको करना है मिनिमम, नहीं 4 तो रहेगा ही, इसमें आपको कितना प्रिपरेशन करना है, कम से कम 10 का मिनिमम है ये। यहाँ पर हो सकता है कि मूर्त और अमूर्त दोनों विषय हो, यहाँ भी वही स्थितियाँ हो, दोनों विषय हो, यानी दार्शनिक भी और सीधे सीधे सामाजिक समस्या पर हो सकता है कोई साहित्यिक विषय हो, कुछ करंट से जुड़ा विषय हो, दोनों में। तो ऐसे विषय हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल विषय हो, कुछ आर्थिक विषय हो। तो यहाँ भी कम से कम 10 मिनिमम आपको तैयार रखना है और 10 अमूर्त तैयार रखना है, यानी अमूर्त 10 लिखिए और मूर्त जो स्पष्ट विषय है, यानी टोटल कम से कम 30 विषय आपकी तैयारी का हिस्सा होना चाहिए, है ना। अमूर्त विषयों में आप यूपीएससी के निबंधों को देख सकते हैं और मूर्त विषय बहुत सारे हैं। अब मान लिया आपसे पूछा जाए जी भ्रष्टाचार पर पूछा जाए, या मूर्त विषय है, आतंकवाद पर पूछा जाए, ऐसे जैसे महिला सशक्तिकरण पर पूछा जाए, हाँ शिक्षा अशिक्षा इससे रिलेटेड पूछा जाए, साहित्य से रिलेटेड पूछा जाए, साहित्य समाज का दर्पण, ऐसे आसान पूछे जा सकते हैं। तो 10 निबंध ऐसे नोट कर लीजिए, 10 उनको नोट कीजिए जो यूपीएससी में पूछे गए हैं अलग अलग एस्पेक्ट में जो दार्शनिक, और 10 निबंध किससे जोड़ करके, बिहार विशेष से जुड़ा हुआ। तो आपको तैयार मिनिमम 30 करना, मैक्सिमम का तो खैर ज़्यादा, लेकिन मिनिमम आपको कितना करना है, 30 करना। अब इस 30 में आप टॉपिक नोट कर लीजिए, कुछ टॉपिक मिलते जुलते होते हैं। टॉपिक आपने 30 नोट कर लिया, 30 टॉपिक क्या कर लिया, नोट कर लिया। जो अब तक पूछे गए हैं उसमें से 30 औसत रूप से निकालिए कि ये नारी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, लिटरेचर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक। तो ऐसे ऐसे कर करके आपने कितना टॉपिक ले लिया, 30 टॉपिक ले लिया। अब आप पढ़ते हैं कुछ 30 टॉपिक, यानी आप कम से कम सब में, प्रत्येक टॉपिक में कम से कम 6 या 7 10 पेज तक आप सादा बना के रखिए। जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। देखिए आपके लिए तैयारी क्या कर रही है, मेरी कॉपी, ठीक है। अब इस टॉपिक में हमने भी देखिए यहाँ पर इंडेक्स बनाया ना, बनाया। अब ये टॉपिक है, ये मेरी दूसरी कॉपी, देखिए ये दूसरी कॉपी है। हमने भी 4 कॉपी बनाई, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना इतना आसान नहीं है। तो अब हमने भी बनाया है, जैसे मान लिया कि अब भारतीय संस्कृति पर जितने टॉपिक हैं मैंने एक जगह लिखा, फिर लिखा कि जो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़, सूखा, भूकंप, आपदा प्रबंधन, उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक लिखा, कुछ दार्शनिक टॉपिक भी लिखा। तो आपने भी, जैसे हम जब कह रहे हैं कि 30 टॉपिक आपको बनाना है, तो 30 टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उनको भी बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए कि नहीं। अब मान लिया कि कोई भी एक अमूर्त टॉपिक है, अब आपको पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, इतिहास पढ़ते हुए, संस्कृति पढ़ते हुए, साहित्य पढ़ते हुए आपके मन में कोई क्लिक किया, कोई बात, मन में कई सारी बातें आती रहती। अब आपने देखा कि ये जो 30 टॉपिक है, इस बात को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मान लिया आपने उपनिषद का कोई कोटेशन आपके ध्यान में आया, आपने पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, कोई निबंध की किताब पढ़ते हुए, अब आप उस जगह पर आप नोट कर लीजिए कि इसको हम कहाँ, यहाँ इस निबंध में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मन में आता रहेगा। तो ऐसा करते करते, जैसे हमारे मन में था कि भाई हम इस पर लिखना है, भोज घरी कोहड़ा पर हमको लिखना है,
तो हमारे मन में जो जो बातें आ रही हैं उस निबंध में हमने क्या किया, रैंडम अपनी कॉपी में लिखा। ठीक है, अब रैंडम लिखने के बाद जब आपका लग गया कि भाई हम इसमें 1000-2000 शब्द अब आपके पास हो गए, अब उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपने क्या कर लिया, वो तैयार कर लिया। इसकी तैयारी में हो सकता है लग जाए आपको 6 महीना, है ना, लेकिन हो सकता है किसी में एक ही पेज आपने लिखा हो, नहीं हो सकता है कि नहीं। जैसे कोई टॉपिक आ गया कि हर समस्या का एक ही समाधान है मुस्कुराहट, अब इसमें हो सकता है कि आपको ध्यान में कुछ आ ही नहीं रहा हो विचार। सवाल आ गया कि एक अच्छा जीवन ज्ञान से संचालित और प्रेम से प्रबंधित होता है, अब ये सवाल पूछा गया सिविल सेवा में। अब आपके मन में आया अच्छा प्रेम पर ये शब्द है, ये वाक्य है, ये कविता है, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो प्रतिदिन उस 300 टॉपिक को क्या कीजिए, आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ नोट किया, और जहाँ वो उपयुक्त लगा वहाँ पर क्या किया, कॉपी में नोट किया। ऐसा करते करते स्वयं आपके पास विचार क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप फिर सेकंड फेज क्या रहा, लिखना। पहले तो मैटर इकट्ठा करना और फिर उसके बाद लिखना। तो जब एक बार मैटर इकट्ठा हो जाएगा तब लिखना थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, विषय की सामग्री को ठीक वैसे ही जैसे गृहिणी क्या करती है, सब पहले मैटर इकट्ठा करती है, नहीं, आज जो बनाना है उसका इंग्रेडिएंट क्या करती है, तैयार करती है। अब सेकंड फेज रह गया बनाना, नहीं, और तीसरा फेज रह गया उसको परोसना। ठीक है, तो पहला ही फेज अभी तैयार करना है कि इंग्रेडिएंट की तैयारी करनी, अगर वो लेकिन वो धीरे धीरे होगा। अब इसी पर जब इंग्रेडिएंट की जब हम बात करते हैं तब किसी किताब पर जाइए, और तब किसी किताब में आपको लगेगा कि जो इंग्रेडिएंट दिया हुआ है वो तो एक ही पेज के लायक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि कम कहाँ है। जो अच्छी से अच्छी किताबें हैं उसमें जाइए और उसको नोट कीजिए कि भाई अगर ये निबंध है और उसमें जो लिखा हुआ है, तो आपको जब अपने से आप जब लिखेंगे उसका जब मुख्य बिंदु लिखेंगे तो मुख्य बिंदु आपको लगेगा कि ये तो एक पेज भी नहीं हुआ, ऊपर से तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब लिखेंगे कि इसके मेन बिंदु क्या हैं, कितने एस्पेक्ट हैं, कितने डायमेंशन हैं, तो आपको लगेगा कि एक ही पेज हुआ, अभी हमको और लिखना है, और अच्छा लिखना, और अच्छा बनाना है। तो फिर लगेगा कि इसमें और क्या किया जाए, ऐड किया जाए, और तब ऐसे ही तैयारी होगी, है ना। अब सेकंड फेज रहा कि लिखने का, तो फिर वो तो राइटिंग प्रैक्टिस का हिस्सा है। फिर आप जब आपकी पूरी तैयारी हो गई, आंतरिक प्रबंधन हो गया, तब टेस्ट देने की बात आती है ना। और टेस्ट देने में मैंने कहा ही कि आपको अपना सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब दोनों एकांगी छोरों को आप दीजिए अपने निबंध, अगर दोनों पढ़ लेता है, अच्छा कहता है बुरा कहता है तो बात की बात, पहले तो सब्र के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ वो पढ़ तो ले आपका निबंध। अगर पढ़ लेता है इसका मतलब है कि एग्ज़ाम हॉल में आप ठीक परफॉर्म करेंगे, और आपको कोई भी परीक्षक यदि आपकी कॉपी को पढ़ेगा तो इसका मतलब है कि अच्छा अंक देगा। अगर वो नहीं पढ़ लेता है, सरसरी निगाह से देख लेता है, वो रुक नहीं पाता, वो कुछ सीख नहीं पाता, तो इसका मतलब है कि वो औसत अंक देगा। ठीक है, तो यही काम करना है, 30 टॉपिक सेलेक्ट करके औसत रूप से। हो सकता है कि उसमें से 10 आपने यहाँ तैयार किया, हो सकता है कोई तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, लेकिन आपने इतनी तैयारी की है कि आपको अंदर से आत्मविश्वास तो बना ही रहेगा। ये टॉपिक की संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन मिनिमम जो 3 खंड है तो 10 वैसे टॉपिक जो क्लियर कट हैं, जो अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को क्या कर रहा है, स्वयं अपने नाम से ही जस्टिफाई कर रहे हैं। काला धन स्वयं बता रहा है, आपने बहुत पढ़ा है। भ्रष्टाचार आपने बहुत पढ़ा है, नहीं, नारी सशक्तिकरण बहुत पढ़ा है, लेकिन उस पर भी आपको मैटर तैयार रखना पड़ेगा। और कुछ वैसे टॉपिक जो अमूर्त हैं, 10 टॉपिक उन पर, और 10 जो बिहार और बिहार से की जो लोकोक्तियाँ उससे जुड़ा हुआ, इतना मिनिमम तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें रह गया कि ये मैटर इकट्ठा करना किसी के पास नहीं है। जो किताबें हैं वो चूँकि जो भी मार्केट में किताबें हैं सब मेरे पास कम से कम निबंध पर 15 किताबें हैं,
लेकिन जब हम एक टॉपिक पर जाते हैं कि उस टॉपिक को हमको पढ़ाना है और उस किताब का सहारा लें, तो लगता है कि एक ही पेज में तो सारा मैटर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम कैसे 800 शब्द लिखवा सकते हैं? तो इसका मतलब है कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और खोजबीन करनी पड़ेगी, है ना। तो जब तक विद्यार्थी हैं आपको लगेगा अच्छा एग्ज़ाम के समय हम क्या कर लेंगे, इस किताब को पलट लेंगे और कर लेंगे, तो वो नहीं संभव है, वो संभव ही नहीं है। जब तक आपका अपना नोट्स नहीं बनने वाला तब तक निबंध की तैयारी वैसे संभव नहीं। समझ में आया? तो ये आपको करना पड़ेगा। और कोई सवाल? तो ऐसे ही करना है। हाँ, लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है कि भाई क्लास की जो बात है, तो क्लास में दो बातें हैं। अब मान लिया कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत सरल टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी गया है, रिपीटेड है, एक्सपेक्टेड है, सब है। लेकिन नारी सशक्तिकरण पर कुछ फैक्ट्स लिख देना और फिर उसको प्रबंधित होकर के लिखवा देना, दोनों दो बातें। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि टीचर को कहिए कि वो 800 शब्द क्या करे, उस फॉर्मेट में लिखवाए। जब टीचर स्वयं प्रबंधित नहीं होगा तब तक वो लिखवा भी नहीं पाएगा, और जब लिखवाएगा तो आपके पास मैटर हो जाएगा, तो मैटर हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना। तो ये तैयारी का हिस्सा होगा। यानी जो भी शिक्षक हो क्या करें, हाँ वो भी तैयारी करें, तैयारी करके फिर आपको क्या करें, वो लिखवाएं। तो ऐसे 30 टॉपिक कम से कम लिखवा दें। हाँ नहीं, वो तो क्लास में, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आसान नहीं होता है, लेकिन ये भी तो एक प्रैक्टिस की मांग करता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो एक प्रैक्टिस की मांग करता है, वैसे ही सीखते हैं तो वैसे ही ये भी क्या है, एक प्रैक्टिस की मांग करता है। तो कैसे भूमिका लिखें, तो 5 तरह से भूमिका लिख के देखिए। कैसे निष्कर्ष लिखें, तो 5 तरह से निष्कर्ष लिख के देखिए, है ना। तो उस तरह से फिर चीज़ें हो जाती हैं। नहीं, अब इस पे तो कहीं नहीं मिलेगा निबंध। किसी किताब में मिलेगा भोज घरी कोहड़ा पर निबंध? किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्या नहीं आएगा? आएगा भी तो आएगा भी तो कुंजिका टाइप का आएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि आसान तो है नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति लिखेगा वो भी तो नया होगा उसके लिए। हाँ नीचे जोर है, हाँ नीचे जोर है। प्रारूप का मतलब है कि जो परीक्षक है उसको अच्छा लगे, थोड़ा नयापन फील हो, है ना। अगर वो फील नहीं होगा नयापन तो थोड़ा अंक कम देगा वो। बाकी हाँ, तो वो तो लिखते लिखते हो ही जाएगा। खैर ये तो सब्जेक्टिव मामला है कि कौन सा चीज़ किसको कैसे अच्छा लगे। और अंततः एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो आपको पहचानता नहीं है। नहीं, आपको पहचानता तो है नहीं, आपकी कॉपी ही आपकी पहचान है। तो कॉपी जब पहचान है, कॉपी ही रिफ्लेक्ट करेगी आपके व्यक्तित्व को, आपके जितनी तैयारी का हिस्सा है उसको, है ना। तो और कोई मन में सा, तो ये आप 3 काम करें, यानी 30 टॉपिक तैयार करें अपने होमवर्क के हिसाब से, कि 30 टॉपिक तैयार किया, और आसान ही टॉपिक तैयार कीजिए, जो बहुत सरल है उसको तैयार कीजिए। और फिर उसको जो रोज़ पढ़ते हैं आपने पढ़ा है, जनरल स्टडीज़ पढ़ा है, रोज़ पढ़ ही रहे हैं आप, न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, आप कोई निबंध की किताब पढ़ते हैं, तो जो भी है, जो भी कविता कहानी कहीं से भी शुरू हो सकता है। अब रह गया कि प्रारंभ कैसे करें, एक समस्या रहती। एक सरल सा बिंदु है कि पहला तो है कि जो विषय का जो चयन है, निबंध का जो चयन, एक तो ये सवाल उठता है कि किसका चयन करें। आपके पास 4 विकल्प तो होंगे ही, एक खंड में 4 विकल्प हैं, और 4 विकल्प में से किसका चयन करें। हर व्यक्ति का टेस्ट अलग होता है, हर व्यक्ति की तैयारी अलग होती है, तो इसलिए आपको जो अच्छा लगता हो, तो विषय के चयन में क्या ध्यान रखना चाहिए। एक तो विषय स्पष्ट हो सकता है क्लियर कट है ना। ऐसा नहीं पहली नज़र में आपको लगा कि हमको समझ में आ रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा लिखने के बाद आपका क्या होगा, सारा स्टॉक समाप्त हो जाएगा। तो विषय स्पष्ट हो। दूसरा, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो भी जस्टिफाई करता हो, क्या करता हो,
यानी जो हिंदी में आपने समझा है और जो अंग्रेजी में है वो दोनों को रिलेट करता हो। ये अधिकांश बार होता है सिविल सेवा में, यूपीएससी में देखा गया है कि अंग्रेजी का जो सेंटेंस है कुछ और कह रहा है और हिंदी में आपने कुछ और सुना है या आपने कुछ और अर्थ लगा लिया है। ये कई बार ऐसा होता है, कम से कम 2 या 3 ऐसे मिल जाते हैं जिसका अनुवाद जो है वो अंग्रेजी ही मूल माना जाता है, चाहे वो बिहार पीसीएस दे, चाहे यूपी दे, चाहे यूपीएससी दे। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है और जो हिंदी के निबंध है दोनों एक ही थॉट को, एक ही विचार को बता रहे हैं। तो आपको दोनों देखना है। केवल हिंदी पढ़ करके और तुरंत डिसीजन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, फिर उसमें हो सकता है कि आप गलत दिशा में चले जाएं, है ना। और हर साल 2 या 3 ऐसे टॉपिक होते हैं, तो इसमें थोड़ा सावधान रहना है कि अंग्रेजी अनुवाद ही उसको क्या करें, जस्टिफाई करें। तीसरी बात यह है कि उसमें विषय का विस्तार आपकी अपनी तैयारी से हो, यानी ये तो सेल्फ है, हर व्यक्ति का ये व्यक्तिगत तैयारी पर निर्भर करता है कि उसको किस विषय से रुचि है, उसमें विस्तार कितना है। हो सकता है कि किसी को दार्शनिक निबंधों पे ज़्यादा पकड़ हो, और चौथी बात ये हो कि आपका ध्यान अंक पर भी हो कि हमको अच्छे अंक लाना है। तो इसको भी थोड़ा सोचना है जब आप विषय को सेलेक्ट करते हो कि अंक बेहतर मिले और जो हम समझ रहे हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों एक ही बात को जस्टिफाई कर रहा हो सकता है कि हिंदी कुछ और कह रहा हो, अंग्रेजी कुछ और कह रहा हो, तो रुक जाइए, वैसे टॉपिक को सेलेक्ट मत कीजिए। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको क्या कर दे, वो घाटा पहुंचा दे, है ना। कंट्राडिक्टरी होने लगता है कि अंग्रेजी का जो टीचर है हो सकता है कि सेम टीचर हो सकता है कि अंग्रेजी माध्यम का टीचर हो, आपने हिंदी माध्यम वाले टॉपिक को सोच के लिखा हो, अंग्रेजी माध्यम में कुछ और मीनिंग निकल रहा हो, तो आपका अच्छा लिखा हुआ भी क्या हो सकता है। तो ऐसा कंट्राडिक्टरी हो तो उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, फिर दूसरे टॉपिक का चयन कीजिए, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, पिछले ही साल का पढ़ के सुना दे रहे हैं कि हिंदी में कुछ और मीनिंग निकलता है और अंग्रेजी में कुछ और मीनिंग निकलता है। पहला ही निबंध था सिविल सेवा 2022 का, और इसमें कई गलतियां हुई, कई टीचर लोगों ने भी गलत पढ़ा दिया। और आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ये सिविल सेवा 2022 का पहला निबंध। आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन यानी फॉरेस्ट सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। क्या मतलब निकल रहा है बताइए, तो सरल हिंदी है, वन जो है वो सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में। कोई दिक्कत नहीं समझने में। आप क्या लिखेंगे इस पर, वन पर लिखेंगे नहीं। अब अंग्रेजी जरा पढ़ते हैं इसका। फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज। आपने हिंदी में कुछ और, ये केवल एक केस स्टडी है। अब अंग्रेजी वाला कुछ और दिशा में लिखना शुरू करेगा। एक केस स्टडी है, और भी बहुत सारे केस स्टडीज हैं। नहीं, आर्थिक समृद्धि हासिल करने में जो फॉरेस्ट है बहुत सारे केस स्टडीज हैं, उसमें एक ये भी। अब बताइए, अंग्रेजी वाला थोड़ा अलग लिखेगा, हिंदी वाला थोड़ा अलग लिखेगा। अब मार्क्स देने वाला वो किस पर देगा मार्क्स, हिंदी वाले पर या अंग्रेजी वाले पर। और भी केस स्टडी की चर्चा करेगा अंग्रेजी माध्यम वाला, हिंदी वाला केवल वन पर क्या रहेगा, फोकस रहेगा, है ना। अब ये समस्या आती है। अब ऐसी बातें अगर हों तो इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर आप ये सोचिए कि मेरी कॉपी किसके पास जाएगी, आप नहीं जानते। अगर ये दोनों दो बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन अब कई ऐसे हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों क्या है, एक ही भाव को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी को जो पिछले साल किसी का 140 अंक आया सिविल में, हो सकता है घट के 90 अंक आ जाए। नहीं, तो आपको विषय के चयन करते हुए ये देखना पड़ेगा कि विषय जो है साफ साफ हो, और दूसरा अंग्रेजी जो है वो भी उसी विषय को जस्टिफाई कर रहा हो, ठीक है। तो एक तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, मान्य अंग्रेजी वाला ही होता है, लेकिन अगर आपके पास 4 विकल्प हैं तो हम क्यों उस विवाद में जाएं। नहीं,
हाँ, तो फिर अंग्रेजी वाले को ही मूल मानना है, क्योंकि अंग्रेजी वाला ही अब अनुवाद की गलती है, क्योंकि वो केस स्टडी की बात कर रहा हो, इसमें केस स्टडी हिंदी में लिख नहीं रहा है। तो आपको करना ये है कि आप अगर उसी पे जाना चाहते हैं तो अंग्रेजी वाले को ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और अगर आपके पास चूँकि और 3 विकल्प हैं तो 3 विकल्पों में से और जा सकते हैं। ठीक है, तो ये समस्या होती है। ये समस्या हमने देखा है कि एक टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे और इसको 1 पर बात कर रहे थे और नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये केस स्टडी की बात हो रही है ना। लेकिन आपने तो पढ़ा दिया, चूँकि हिंदी को देखा और हिंदी के तरीके से 1 पर क्या किया, आर्थिक समृद्धि और वन कितना उपयोगी है इसी पर चर्चा होने लगी, है ना। लेकिन और भी बातें थी इसमें, तो ये सब समस्या आती। तो एक तो ये देखना है कि विषय का चयन कौन सा करें। दूसरा एस्पेक्ट है, यानी अंक भी देखना है, विषय विस्तार आपकी अपनी तैयारी कैसी है, और दोनों अंग्रेजी हिंदी एक दूसरे को क्या करते हो, जस्टिफाई करते हो। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भाई प्रारंभ कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें। प्रारंभ का एक ही मतलब है कि वो क्या है, उद्देश्य क्या है आपका, कि टॉपिक के संदर्भ में, टॉपिक एक रेफरेंस है, परीक्षक से आपका पहला परिचय, एक पहला इंट्रोडक्शन हो रहा है परीक्षक से। संबंध, संदर्भ क्या है, वो जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक रेफरेंस उस टॉपिक का है और परीक्षक से आपका पहला क्या हो रहा है, परिचय हो रहा है, परीक्षक से पहला परिचय। और ये परिचय कैसा हो, निश्चित रूप से प्रभावी हो और वैचारिक हो, यानी इसमें आपके व्यक्तित्व भी दिखाई दे और ज्ञान का पक्ष भी दिखाई दे। आखिर कोई कैसे प्रभावित होगा, प्रभावी का मतलब क्या, प्रभाव डाले किस पर, परीक्षक पर। यानी परीक्षक पढ़ करके ये महसूस करे कि भाई आगे भी इसको पढ़ना है, इस कॉपी को हमको आगे भी पढ़ना है। तो पहली बार किसी से आप मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे, वो जो परीक्षक है वो परीक्षक आपके कॉपी को पढ़ना चाहे तो कुछ विचार से, कुछ दर्शन से, कुछ ऐसी बात से कि जिससे उस कॉपी का प्रभाव उस परीक्षक के मन मस्तिष्क पर पड़ता हो। अब इसके लिए क्या क्या उपाय है, सॉल्यूशन क्या क्या है, उद्देश्य तो मेरा ये है। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि हम किसी कहानी से स्टार्ट करें, बहुत शॉर्ट, कुछ शॉर्ट स्टोरी से। ये शॉर्ट स्टोरी हो सकता है कि कुछ सांस्कृतिक भी हो और कुछ काल्पनिक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, आप स्वयं बना सकते हैं, या हो सकता है वेल नोन हो सकता है कोई जातक कहानियाँ हो सकता है कोई उपनिषद का प्रसंग हो सकता है कुछ लोक कहानियाँ हो, बहुत सारी चीज़ें। तो कहानियों से भी प्रारंभ कर सकते हैं। याद रहे कि विषय के टॉपिक के संदर्भ में ही आपको कहानी बनानी है, या तो बनानी है या पहले से आपने नोट किया हुआ है, आपने कॉपी में कुछ न कुछ नोट किया हुआ है। दूसरा हो सकता है कि कोई संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा, तमिल, कहीं की कविता किसी कवि की कविता वो हो सकता, किसी भाषा की हो सकता है संस्कृत की ही हो जो देवनागरी में लिखी जाएगी। अगर अंग्रेजी है तो उसको देवनागरी में भी लिखिए, देवनागरी में भी लिखिए, बाकी तो देवनागरी में लिखेंगे ही, तमिल की भी कविता को देवनागरी में ही लिखेंगे। कोई भी किसी भी भाषा की हो, उर्दू की हो, किसी का, तो आपके पास ये सब विकल्प है, सॉल्यूशन है कि आप परीक्षक से मिलना है टॉपिक के संदर्भ में, तो किसी की भी कोई कविता से आप शुरुआत कर सकते हैं जो सामान्यतः अच्छी शुरुआत मानी जाती है, कोई कहानी से, कोई संस्कृत की टॉपिक से। तीसरा विकल्प हो सकता है, हाँ बताइए। हाँ, अगर हिंदी में लिखते हैं या उर्दू में लिखते हैं और अर्थ अपने आप को ही जस्टिफाई कर रहा हो, मान ले कोई कबीर का स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं,
तो खुद ही बता रहा है तो उसका मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो उसका मीनिंग अगर आपको लगता है कि ये मीनिंग हमको बताना चाहिए तो निश्चित रूप से बताइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी वेल नोन है ये तो उसका मीनिंग फिर लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर दूसरी भाषा में है तो फिर आपको उसको देवनागरी में अनुवाद करना है, देवनागरी में लिखना है। तीसरा हो सकता है कि कोई दार्शनिक का कथन हो, दार्शनिक कोई कथन हो सकता है कोई गांधी का कथन हो, नहीं हो सकता है कि भाई कोई मंडेला का ही कथन हो सकता है कांट का कोई कथन हो सकता है नीत्शे का कोई कथन हो, जो भी हो, किसी का भी स्टेटमेंट हो, वो स्टेटमेंट उस टॉपिक को क्या करता हो, हाँ जस्टिफाई करता हो, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। चौथा आपके पास विकल्प है कि प्रश्नवाचक शैली से भी प्रारंभ कर सकते हैं, प्रश्नवाचक शैली से भी प्रारंभ कर सकते हैं, क्वेश्चन शैली से ये भी प्रारंभ कर सकते हैं। हो सकता है कि 5-6 प्रश्न आपने लगातार लिखा क्वेश्चन मार्क के साथ और फिर सेकंड पैरा में क्या किया, प्रश्न लिखने का मतलब है कि आपने उस कई सारे वेरिएशन को बताया परीक्षक को, तो ऐसी शैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी बात, हो सकता है कि कोई लोकोक्ति हो जो बहुत पॉपुलर और बहुत सारगर्भित हो सकता है कि कोई इतिहास की घटना ही हो, इतिहास की कोई घटना जो उस टॉपिक को क्या करता हो। सातवीं बात, आप डिफिनीशन से भी शुरू कर सकते हैं, परिभाषा जिसको कहते हैं, यानी जो दिया गया उसको, मान लिया कि आपको आतंकवाद दिया गया तो आतंकवाद की परिभाषा से शुरू कर सकते हैं। तो कोई डिफिनीशन से भी, महिला सशक्तिकरण इसको डिफाइन करते हुए शुरू कर सकते हैं, पर्यावरण संकट इसका डिफिनीशन देते हुए शुरू कर सकते हैं, नक्सलवाद होता क्या है, सांप्रदायिकता होती क्या है, अब उस पर आप कर सकते हैं। आठवां, हो सकता है कि कई सारे फैक्ट्स हों, एक साथ आपने कई सारे फैक्ट्स लिख दिए शुरू में ही और फिर पैरा चेंज करके, मान लिया पर्यावरण संकट एक विषय है, आपने अब तक जो 10 बैठकें हुई है क्रम से लिख दिया 1 2 3 4, बाद में केवल हमको विचार लिखना है। तो आपने अब आप सोचिए कि परीक्षक जो है मेरा कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि आसान नहीं है कि एक बार आप क्रम से क्या करें। मान लें कि शिक्षा पर है तो आप 1854 से लेकर उर्स डिस्पैच से लेकर के नई शिक्षा नीति तक जितना डेवलपमेंट हुआ है केवल फैक्ट्स लिख दिया, वाक्य में नहीं पॉइंट में, और फिर उसके बाद शुरू किया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब कई सारी विधाएं हैं, अब आपको अपने से सोचना है कि हम कौन सा स्टाइल डेवलप करें और किस निबंध में कौन सा स्टाइल फिट होगा, और आपकी तैयारी क्या है। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई कहानी से ही शुरू हो सकता है किसी निबंध को आपने कहानी से शुरू किया हो सकता है किसी निबंध को आपने किससे शुरू किया हो, कोई दार्शनिक कथन से शुरू किया हो। अब आपकी तैयारी क्या है और आपका अपना प्रबंधन क्या है, आपकी अपनी स्टाइल क्या है, ये उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि परीक्षक को हम क्या करें, अपने निबंध के माध्यम से ये बताने की कोशिश करें कि भाई आप मेरे निबंध को 800 शब्दों में क्या कीजिए, पढ़िए। तो ये कई सारे विकल्प हैं, इन विकल्पों में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, ये क्रमशः अपना जो सेल्फ प्रिपरेशन है, सेल्फ प्रबंधन है, आपका अपना, हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है लिखने का, समझने का, सोचने का। तो आप सोच के देखिए कि कोई एक टॉपिक है तो हम जरा 3 तरह के से 4 तरीके से प्रारंभ करके देखते हैं, और 4 तरीके से प्रारंभ करके देखते हैं और आप स्वयं महसूस कीजिए कि भाई इसमें से अच्छा क्या है, और जो आपको अच्छा लगता है उसको क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। और इसके बावजूद भी वहाँ पर क्या आपके ध्यान में, जेहन में आता है, ये सब तैयारी पर डिपेंड करता है, क्रमशः प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को कैसे प्रैक्टिस किया है। यहाँ कोई सवाल हो तो पूछिए। अब इसमें व्यवहारिक उदाहरण दे करके देना पड़ेगा, ऐसे कहना आसान, भाई कोई व्यवहारिक उदाहरण, कहानी से कैसे प्रारंभ करें।
संस्कृत के इस तरह के कोटेशन से कैसे, दार्शनिक घटनाओं से कैसे प्रारंभ करें, है ना। तो थोड़ा लिखिए, एक दो लिखिए कि कैसे शुरू कर सकते हैं। इसी पे लिखवाते हैं, भोज घड़ी कोहड़ा पर ही लिखवाते हैं कैसे शुरू करें। नहीं तो बहुत, अभी तो कोई किताब में है नहीं ये, है ना। बीपीएससी चेयरमैन ने कह दिया कि ऐसा हम पूछेंगे, कैसे शुरू करें। शीर्षक लिख लिया, क्या लिखा, और लिखिए कोई कविता से कैसे शुरू करते हैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, बहुत पॉपुलर कविता है। नहीं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। दूसरी लाइन, जरूरी बात करनी हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात करनी हो। तीसरी लाइन, कोई वादा निभाना हो, कोई लक्ष्य तक पहुँचना हो, कोई लक्ष्य तक पहुँचना हो, उसे वापस बुलाना हो। फिर लिखिए, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। पैरा चेंज करके लिखिए। नहीं कोई ना, ये तो किसी का नाम, ये तो हो सकता है कि आपने स्वयं रची हो, नहीं कोई जरूरी, कितनी पॉपुलर पंक्ति तो है नहीं। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखिए। जीवन में सदैव समय और निर्णय, समय और निर्णय ही दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, ही दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, दो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो भविष्य की दिशा तय करते हैं, भविष्य की दिशा तय करते हैं। सही समय पर सही निर्णय, सही समय पर सही निर्णय, कौमा गलत समय पर सही निर्णय तथा गलत समय पर गलत निर्णय इतिहास को बदल देता है, इतिहास को बदल देता है, इतिहास को बदल देता है। पैरा चेंज करके लिखिए। 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यवाद का निर्णय, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का निर्णय तथा भारतीय राष्ट्रवाद का निर्णय, इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है। अब कोई व्यक्ति ऐसे शुरू कर रहा है, आप ये बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने कैसे निर्णय लिया। भाई 1857 हुआ, तुरंत उसने निर्णय ले लिया, भोज घड़ी कोहड़ा तो नहीं रोपा, है ना। अब हमारे पास शीर्षक कैसा था, लोकोक्ति था। अब परीक्षक को आप बता रहे हैं कि जी इस लोकोक्ति के मर्म को, इसके दर्शन को, इसके उद्देश्य को अब आप कैसे समझते हैं। अब कोई विद्यार्थी इस तरह से भी कर सकता है कि यह एक बहुत बिहार की लोकोक्ति है, इसका अर्थ ये होता है। तो परीक्षक अब इसमें पढ़ेगा तो उसको पढ़ना चाहेगा, है ना, चीज़ों को क्या करेगा। अब जरा दूसरे तरीके से प्रारंभ लिखिए इसका। आप समझ गए कि भाई परीक्षक को उस निबंध के माध्यम से बताना है कि कैसे हम दूसरे तरीके से प्रारंभ लिखिए। प्रारंभ दूसरा, है ना, लिखिए वर्तमान का प्रबंधन तथा समय के अनुकूल निर्णय, समय के अनुकूल निर्णय भविष्य की खुशी के लिए किया गया रचनात्मक निवेश है, भविष्य की खुशी के लिए किया गया रचनात्मक निवेश है, भविष्य की खुशी के लिए किया गया रचनात्मक निवेश है। पूर्ण विराम। यह शाश्वत सत्य है, यह शाश्वत सत्य है, यह शाश्वत सत्य है कि सही समय पर सही निर्णय, सही समय पर सही निर्णय जिसने भी लिया वह इतिहास में अस्मरणीय साबित हुआ। इसलिए जर्मनी के दार्शनिक नीत्शे ने कहा है, डैश दे करके लिखिए, सफलता एक दुर्घटना नहीं है, सफलता एक दुर्घटना नहीं है, सफलता एक दुर्घटना नहीं है, वरन अनवरत प्रबंधन का परिणाम है, अनवरत सम्यक प्रबंधन का परिणाम है। पैरा चेंज करके लिखिए। भोज घड़ी कोहड़ा,
भोज घरी कोहड़ा केवल एक लोकोक्ति नहीं है, 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 वरन इस वैचारिक दर्शन को, लोकोक्ति नहीं है वरन इस वैचारिक दर्शन को राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आर्थिक संरचना में, खेल में, चरित्र निर्माण में, डॉट डॉट दीजिए, से लेकर अभी हाल में कोरोना संकट की अव्यवस्था में भी देखा जा सकता है। कोरोना संकट की अव्यवस्था में भी देखा जा सकता है। अब कोई विद्यार्थी ऐसे शुरू कर सकता है, अब आपके ऊपर है कि कैसे शुरू करें। नहीं, अब फिर उसके बाद आपने राजनीति में बताया, आपने फिर हर पैरा में आप क्या करेंगे कि भाई आप राजनीतिक निर्णय में भी, जब राकेश कह रहे थे, आपने पढ़ा होगा आषाढ़ का एक दिन, उसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में एक एक क्षण का महत्व है। एक क्षण अगर चूक गया मातृगुप्त तो कहाँ से कहाँ कश्मीर में विद्रोह हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें क्या हो जाती, बिखर जाती। तो जिस समय पर आपने क्या निर्णय लिया है ना, आपने प्रोवर्ब भी सुना होगा, का वर्षा जब कृषि सुखाने। यही तो है कि भाई वर्षा हो और जब कृषि सूखी जाए, यानी उस समय अगर निर्णय ही गलत हो गया तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बदरंग हो जाएंगे। तो अब एक जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति का मतलब कि पूरा समाज कई वर्षों से, सदियों से जो अनुभव देता है, उस अनुभव को कम शब्दों में वो क्या होता है, और उस अनुभव सत्य ही लोकोक्ति के रूप में प्रचलित होता है। तो इसका मतलब है कि इस लोकोक्ति में बहुत सारे अनुभव सत्य होंगे, राजनीति के, अर्थव्यवस्था के, शिक्षा के, चरित्र निर्माण के, इतिहास के, राष्ट्र निर्माण के, खेल के, है ना, कई सारे एस्पेक्ट सब मिला करके इस प्रोवर्ब को क्या करते होंगे, जीवन बनाते होंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कैसे होगा, थोड़ा तैयारी की मांग करता है, थोड़ा लिखने की मांग करता है। तो जब तक आप स्वयं या धीरे धीरे उस प्रक्रिया में शामिल होंगे तब ये प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है, तो और भी तीसरे तरीके से प्रारंभ करके देखिए। बहुत पॉपुलर पंक्ति आपने बहुत सुनी है, लिखिए, उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे। सुना होगा। अब आपने इस चीज़ को कहाँ कोट कर दिया, उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे। सुना होगा आपने भी, नहीं? नेक्स्ट लाइन बताइए। धूल लगी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल लगी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। पैरा चेंज करके लिखिए। अर्थात विषयांतर संघर्ष, अर्थात विषयांतर संघर्ष तथा निर्णय की चूक, निर्णय में विलंब, निर्णय में विलंब इतिहास की दिशा परिवर्तित कर देता है, इतिहास की दिशा परिवर्तित कर देता है। उपनिषदों में कहा गया है, उपनिषद में कहा गया है, डैश दे करके लिखिए, निर्णय लेने में, परिश्रम और प्रबंधन में अपने बाएं हाथ को भी न मालूम होने दो कि दायां हाथ क्या कर रहा है। अपने बाएं हाथ को भी न मालूम होने दें कि दायां हाथ क्या कर रहा है, कि दायां हाथ क्या कर रहा है। पैरा चेंज करके लिखिए। निश्चित रूप से प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। अब आपने कितने तरह से प्रारंभ किया, 3 तरीके से। हर व्यक्ति का अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी तैयारी। अब तीनों में कौन ठीक लग रहा है? क्या? फर्स्ट वाला, और किसी को हो सकता है सेकंड वाला, किसी को हो सकता है थर्ड वाला। क्या? बीच वाला ज़्यादा सरल है। तीनों कैसे लिखे? अरे भूमिका तो एक ही, भूमिका का सीधा सीधा मतलब है। ये थोड़ी लिखेंगे कि हम भूमिका 3 प्रकार से लिख रहे हैं। हाँ, मिला करके लिख सकते हैं निश्चित रूप से। हाँ, ये तो है कि हमने केवल एक उदाहरण दिया, बाकी इस विचार को तो आप बढ़ाते चले जाइए, है ना। बाकी इस विचार को आप क्या करेंगे, बढ़ाते चले। अब इसको जब तक आप 800 शब्द नहीं लिखेंगे, राजनीति में उदाहरण दीजिए, इतिहास में उदाहरण दीजिए,
अर्थव्यवस्था में उदाहरण दीजिए, खेल के भाई सचिन बनना, ब्राज़ील का जो पेले है एक प्रोवर्ब बन गया तो एक दिन में थोड़ी बना। ये थोड़ी हुआ होगा कि जब मैच अनाउंस हुआ होगा तो उसने प्रैक्टिस शुरू किया होगा, किया होगा? नहीं किया होगा। इसका मतलब है कि भाई निर्माण, जब गांधी असहयोग आंदोलन जब मुकाम तक नहीं पहुंचा तो क्या गांधी बैठ गए? क्या रचनात्मक काम में लगे रहे? अगर ये सोचते कि नहीं जी फिर से हम, तब तक हम थोड़ा क्या करते हैं, विराम लेते हैं, तब तक हम कुछ नहीं करते। संघर्ष विराम संघर्ष की जो रणनीति है उनकी, ये नहीं सोचा गांधी ने कि जब भोज होगा तो फिर क्या किया जाएगा। आप इसको इतिहास से जोड़िए, आप इसको अर्थव्यवस्था से जोड़िए, आप इसको स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़िए। भाई डॉक्टर कौन अच्छा है, जो रोग होने पर दवा दे या रोग हो ही ना इसकी व्यवस्था करे? क्या करे? रोग हो ही ना? नहीं, ये सब मिल करके क्या बता रहा है? ये सब मिल के बता रहा है कि चीजें पहले ही नियोजित होती हैं। नहीं भाई, जब रोग हो ही गया तो फिर मेडिसिन तो चलिए वो तो अंतिम उपचार है, लेकिन प्रयास तो ये हो ना कि रोग हो ही ना। वैसे ही राष्ट्र निर्माण का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है। आप इसको हर जगह से फिर क्या कीजिए, जस्टिफाई कीजिए और अपने निबंध को ऐसा बनाइए कि विचारों के साथ साथ वो क्या हो, ठीक एक माला की तरह विचार फैक्ट्स को क्या करें, एक माला की तरह बांधे रहे। अगर ये पढ़ने में दोनों को अच्छा लग रहा है, एक जो बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं है निबंध से, उसको दीजिए। अगर वो भी लग रहा है कि नहीं जी हम पढ़ें, कुछ सीखें, कुछ जानें, और उसको जो जानकार है, अगर दोनों को वो सूट कर रहा है, दोनों को बांध रहा है, इसका मतलब है कि आपके निबंध को परीक्षक पढ़ेगा और अच्छा अंक को क्या करेगा, देगा। यानी उसको लगेगा कि ये तो सामान्य टॉपिक था, लेकिन इस सामान्य टॉपिक में जो गहरा अनुभव है फिलॉसफी का, इतिहास का, उसके प्रारंभ का, उसके अंत का, तो और सुंदर राइटिंग, वर्तनी की शुद्धता, तो अंक देगा वो। नहीं 200 प्लस भी दे सकता है, देना ही चाहिए भाई। 160-65 तो सिविल में यूपीएससी में आते ही आए ही हैं लोगों के। 140 तो औसत अंक माने जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हिंदी माध्यम के लोग अंग्रेजी से पीछे नहीं। बाकी सब विषयों में क्या होता है, अब मान लें कि स्टैट है तो उसमें क्या हिंदी और क्या अंग्रेजी, मार्क्स तो दोनों को मिलेंगे। लेकिन कई ऐसे एस्पेक्ट होते थे जिसमें ऑप्शनल में होता था कि भाई मैथ वालों को ज़्यादा मिल गया, इस ऑप्शनल में कम हो गया। इसमें तो अंग्रेजी माध्यम का भी जो व्यक्ति है इससे लिख रहा है और जो हिंदी माध्यम का व्यक्ति जो निबंध लिख रहा है, दोनों की गुंजाइश है कि वो 200 प्लस ला सकता है। इसमें माध्यम की कोई समस्या नहीं। और ज़्यादातर अच्छा है कि वो हिंदी माध्यम में क्या होगा, चूँकि उसकी मातृभाषा रही है, तो जो फ्लो है लिखने का, जो थॉट प्रोसेस है लिखने का, अंग्रेजी में तो सामान्यतः जो हिंदी से अंग्रेजी में गया है उसको क्या करना होता है, अनुवाद करना होता है, सोचना होता है। तो जो भाषा पे पकड़ है, तो आपकी भाषा जो है उस निबंध को, उस तथ्य को, उस विचार को कैसे प्रबंधित करती है और कैसे एक दूसरे से तारतम्यता बनी रहती है, ये निबंध को क्या करेगा। तो इस तरह से और भी कई तरीके से प्रारंभ हो सकता है। कोई स्टोरी से, मैंने कहा कि कई तरीके से उसका प्रारंभ संभव है। तो कम से कम 20, 25, 30 जो लोकोक्तियाँ हैं उनका मीनिंग समझ लीजिए और कम से कम 10 की तैयारी कर लीजिए। 10 से ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। एक बार जब वे सीख लेते हैं तो यही कुछ पंक्तियाँ, जैसे हमने कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, अब इसको कई जगह कोट कर सकते हैं। तो इसकी भी एक तैयारी होती है। धीरे धीरे उस तैयारी की प्रक्रिया में आपके पास 50-60 पंक्तियाँ याद हो जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे। और याद हो जाने से नहीं, फिर उसके उपयोग कर लेने से। भाई तर्कस में तीर हैं और उसका उपयोग ही आप नहीं कर रहे हैं। उपयोग तभी कर पाएंगे जब क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो हम लोग करेंगे। नहीं, मान लिया कि देखिए होता ये है कि तैयारी या तो किसी के सहारे करें या घर में, तैयारी तो चलती ही रहनी चाहिए। आप रुक नहीं सकते, पीटी हो तब भी, अब पीटी न हो तब भी, रुकने का तो सवाल ही नहीं कि है सवाल।
कि नहीं जी अब अगला बार मान लिया पीटी नहीं हुआ तो अगली बार, ये भी तो एक तैयारी की मांग करता है। धीरे धीरे वक्त लगेगा, 6 महीना लगेगा इसकी तैयारी में। तो आंतरिक प्रबंधन और इंटरनल जो तैयारी है आपको अपना, वो तो चलता ही रहना चाहिए, उसको कैसे ब्रेक लगाया जा सकता है, नहीं। तो ये करना है तो आप अपने होमवर्क में ये कर लीजिए कि आप 30 टॉपिक तैयार कीजिए, तो कॉपी बनाइए और उसमें जो जो लगता है कि कोई निबंध पढ़ते हुए, कोई किताब पढ़ते हुए आप अपना बनाइए नोट्स। जब तक अपना नहीं बनाएंगे तब तक उस पर अधिकार हो ही नहीं सकता। और आपको लग रहा है कि निबंध की किताब पढ़ के हो जाएगा, तो जब निबंध की किताब पढ़ेंगे तो एक पेज में वो सारा मैटर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और भी कई सारी बातें आपको क्या करनी पड़ेंगी, ऐड कर। स्रोत, आप पहले तो टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि ये मान लिया कि महिला समस्या है तो उस पर डिसाइड कीजिए। उसमें बहुत सारे स्रोत हैं, आप कुछ पढ़ते हुए रोज़ अखबार पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ें आ रही है, कोई कविता देख रहे हैं, नहीं तो उसको आप उसमें मन में सोचिए कि आखिर हम नारी संबंधित मुद्दे पर, हो सकता है कोई फिल्म का डायलॉग हो, आपके मन में जब टॉपिक आप कॉपी बनाए रहेंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि इस चीज़ को हमने क्या किया, रैंडम लिख लीजिए उसको, नहीं। हाँ, पहले तो टॉपिक 10-10 टॉपिक 3 में बनाइए और फिर आप सोचिए कि भाई पढ़ते हुए उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना दिन में धीरे धीरे आपका मैटर उसमें क्या, हाँ स्पेस छोड़ दिया जाना चाहिए। देखिए ना हमने कॉपी बनाई है ना। अब जैसे मान लिया कि ये कॉपी बनाई, लिखा है ना, ये लिखा है सिविल सेवा का निबंध है, एक टॉपिक बनाया है, अभी छोड़ दिया है पेज, फिर अगला टॉपिक आगे होगा, नहीं। तो ऐसी कॉपी अब बनी है। अब मान लिया कि ये हम ये टॉपिक लिख रहे थे, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। अब हमने कितना लिखा है, इसमें लिखा है, ये लिखा है, बीच में छोड़ा हुआ, अभी ये तैयार नहीं हुआ, नहीं। अब आप क्या सोच रहे हैं कि बिना तैयारी के टीचर भी नहीं पढ़ा सकता, टीचर बांट सकता है, लेकिन जैसे ही उसको कहे कि जरा लिखवाओ, तो भूमिका लिखवाओ 5 तरीके से, तो नहीं लिखवा सकता। बाँचना अलग बात है, बता देना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। नहीं, लेकिन निबंध में लिखने में दिक्कत आएगी। आप लिख के तो देखिए, लिख सकते हैं और लिख देना, दोनों में है ना। तो उसमें सबको समस्या है ना, सबको समस्या। इसलिए हम बार बार कहते क्या हैं कि भाई देखिए, जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, है ना, विद्यार्थी का, हम बार बार कहते हैं विद्यार्थी के 2 गुणधर्म हैं, एक तो ज्ञान हासिल करना और ज्ञान की प्रस्तुति, लिखना, नहीं, ये 2 गुणधर्म है किसी भी विद्यार्थी का। अगर ये दोनों में संतुलन हो गया तो आप पास कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ज़्यादातर लोग इसी को बढ़ाते रहते हैं, ये वाला गायब रहता है, ये कमज़ोर होता है, तो बाद में वो क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। मार्केट में जितने टीचर हैं, इसका मतलब ये इसकी तैयारी हुई है, प्रस्तुति उनकी कमज़ोर रही, नहीं। अगर ये ठीक रहती तो पास कर जाते कि नहीं, अपने विद्यार्थी जीवन में वो निकल जाते। नॉलेज होना और नॉलेज को क्या कर लेना, राइटिंग में ढाल लेना, अगर ये दोनों का संतुलन हो जाएगा तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। अब नॉलेज की प्रस्तुति में हैंडराइटिंग का भी है, वर्तनी का भी है, उस नॉलेज को क्रमबद्ध प्रस्तुति से भी है, तो ज़्यादातर लोग इसी को बढ़ाते रहते हैं, नहीं। तो मुखर्जी नगर में या जो भी कहीं भी जो टीचर हैं वो इसके बल पर है। उनको कहिएगा कि आप लिख दीजिए तो नहीं लिखवा पाएंगे, है ना, प्रस्तुति में वो फेल कर जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा फॉर्मेटिंग करा देते हैं। उनको कहिए कि जरा लिखवाइए तो भाग जाएंगे वो। जैसे आप कहिएगा, चूँकि ये दोनों रहता तो अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने भी पीसीएस दिया होगा, उन्होंने भी यूपीएससी दिया है, फेल क्यों कर गए, चूँकि दोनों में संतुलन नहीं रहा है। तो ज्ञान तो बढ़ाया घटाया जा सकता है, ये एक दिन में संभव नहीं। आप ये सोच लेंगे कि 2 महीना में 3 महीना में संभव है, तो संभव नहीं। ये एक धीरे धीरे विकसित होती है। जितना भागेंगे लिखने से तो उस ज्ञान का कोई यूज़ नहीं होगा। मान लिया आप बहुत ज्ञानी हैं,
हो सकता है कोई कम ज्ञानी हो, उसको लिखने आता हो, क्या एग्ज़ाम पास कर जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब कि जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये वाला पक्ष कमज़ोर रहा है तभी तो पढ़ा रहा है, नहीं तो अपने विद्यार्थी जीवन में कहाँ वो निकल जाते। तो ज्ञान पे डाउट नहीं किया जा सकता, ज्ञान तो कमोबेश रहता ही है, नहीं है तो पढ़ के बढ़ा लेंगे, लेकिन पढ़ के प्रस्तुति भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि वो रहता तब तो वो पास कर गए होते। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों गुणधर्म आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप तैयारी भी कीजिए और लिखना जो प्रॉपर है अगर वो हुआ तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो और धीरे धीरे प्रक्रिया क्या हो रही है, अच्छे विद्यार्थी और लिखने वाले लोग धीरे धीरे संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब आसान है, अब धीरे धीरे और आसान हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कठिन हो रहा है? क्योंकि मैं तो अपने 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 17 साल से 2002 में मेरा बीपीएससी में हुआ था सिलेक्शन, है ना। वहाँ से जब वो छोड़ी नौकरी तो उसके बाद से हम पढ़ा ही रहे हैं। तो जो पहले की जो कॉपी मिलती थी और अब की जो कॉपी मिलती है, दोनों में अंतर है ना। अब थोड़ी निराशा ज़्यादा है वातावरण में, हिंदी माध्यम में निराशा ज़्यादा है। हाँ जो भी हो, हाँ जो भी हो, लेकिन अब जैसे मान लिया कि निबंध पर भाई हर साल बच्चे दे ही रहे हैं। एक तो हिंदी माध्यम के लोग कम हुए हैं, पहले थोड़ा ज़्यादा हुआ करते थे, पास करते थे। तो पास करते थे तो ये जो भी फ़ोटो लगे हैं सब लिखने वालों के लगे हैं। नहीं कोई आपको लगता है कि बिना लिखे यहाँ फ़ोटो लग गया है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो हम लोग परेशान रहते थे चेक करते हुए, मतलब निबंध में कम से कम 50 लोग रहते थे निबंध का टेस्ट देने वाले। अब आपको निबंध का टेस्ट देने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं। ये गिरता हुआ स्तर, मतलब आप देखिए, जिस मान लें कि इन सबकी कॉपियाँ होंगी निबंध पर, सब लोगों ने, भाई यूपीएससी में तो था ही, तो इन सबकी कॉपियाँ होंगी निबंध पर। लेकिन अभी किसी को कहिए तो थोड़ा वो हो गया है, मतलब, और जो राइटिंग की जो कैपेसिटी है, जो स्तर है, वो क्या हुआ है, भाषा की जो गिरावट है। और ये भाषा की गिरावट यूट्यूब ने तो ऐसा कर दिया है ना। टीचर भी सब बाँचने वाले, इनकरेज करने वाले, है ना। अच्छा ये भी है कि जो उल्टा पुल्टा बोल रहा है उसका व्यू ज़रा देखिए, नहीं, क्योंकि बच्चे वो रिसीव कर रहे हैं। अब थोड़ा कठिन पढ़ा दीजिए तो व्यू हो जाएगा 2-4। आप थोड़ा स्तरीय पढ़ा दीजिए ना, थोड़ा मान लीजिए किसी टॉपिक पर, मान लिया कि कोई एक टॉपिक है, असाध्य वीणा एक टॉपिक है, हमने स्तरीय पढ़ा दिया तो बच्चा ही नहीं समझेगा। दूसरा यह बहुत समस्या है टीचर लोगों के साथ कि उसका अपना स्तर क्या करना पड़ेगा, बहुत नीचे करना पड़ता है। जैसे 2005, 6, 7, 8, 10 तक जो पढ़ाया, उसके बाद जो अब पढ़ाया, अब हमको बहुत कम पढ़ाना पड़ता है। मतलब हमको कई बार अंदर से क्या होती है, बेचैनी महसूस होती है। क्यों? वैसे चूँकि अब आइए पढ़ा दीजिए, स्तर ही नहीं है। पहले क्या होता था कि पढ़ के आना पड़ता था, बच्चे भी थोड़ा पढ़ते थे, तो वो स्तर हमने महसूस किया है कि थोड़ा क्या हुआ है, थोड़ा कमज़ोर हुआ। ठीक है, तो इसमें जो भी थोड़ा बढ़िया लिखिएगा तो तुरंत पास कर जाइएगा। तो मुख्य परीक्षा में लिखने वाला जो प्रैक्टिस है, क्योंकि आप जानिए कि अच्छा लिखने वाले बहुत कम हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब निबंध में तो और आपको दिखेगा कि बहुत वेरिएशन दिखेगा 100-100 अंकों का, क्योंकि जब आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा लिख रहा है जैसे लगता है 7वीं-8वीं क्लास का लड़का लिख रहा है, परीक्षक को लगेगा कि तो लग रहा है कि 8वीं क्लास का स्टैंडर्ड है, क्योंकि अचानक भाषा तो आपकी बन नहीं सकती। तो ये सब समस्या है। तो इन समस्याओं के बीच इन दोनों में संतुलन बना लीजिए तो पास कर जाइएगा। क्या? हाँ, तो ये वाला तो बढ़ता ही रहता है, ये नहीं बढ़ता। तो आप टीचर बन जाइएगा, बाद में चल के क्या हो जाएगा, तो ये तो हासिल कर ही रहे हैं आप। प्रस्तुति में जब तक आपका कमांड नहीं होगा, इसलिए निबंध में जो लोग हैं, हमने कई सारे वीडियोस भी देखे, कम से कम 10 किताब भी, जो भी मार्केट में किताबें हैं सब हैं मेरे पास। जो वीडियो देखते हैं तो किसी टॉपिक पर ये नहीं होता कि जी भाई ये तुम लिखो 500 शब्द,
एक भी नहीं है। ये स्तर बताता है शिक्षक लोगों का भी कि भाई वो स्थिति, निबंध ने थोड़ा और क्या किया है, लेकिन इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। जो हम लोगों की रणनीति होगी वो तो स्पष्ट है कि हम लोग करेंगे क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक तो जो मेरा प्लान है कि 40 क्लास लिया जाए, दूसरा क्लास टेस्ट भी हो, यानी हम सोचेंगे कि प्रतिदिन आप कुछ लिखें, जैसे आधे घंटे आप लिखें प्रतिदिन। कोई टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, आप तैयार करके आइए, है ना। जैसे आज हमने टॉपिक दे दिया, मान लिया कि महिला सशक्तिकरण या कोई भी टॉपिक दे दिया, आप उसको तैयार करके, जो क्लास होती है तो आधे घंटे लिखिए। फिर उस टॉपिक पर हम आपको क्या लिखवाएंगे, फिर आपको हम 800 शब्द लिखवाएंगे, और इस 800 शब्द में भूमिका 2-3 तरीके से, निष्कर्ष 2-3 तरीके से, और बाकी जो विस्तार है वो सब, तो ये क्रमबद्ध लेखन हो जाएगा। तो ये हम लिखवाएंगे आपको यहाँ क्लास में, तो ये क्लास नोट्स हो जाएगा, क्लास नोट्स हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई आपको मैटर भी मिल गया और आपको लिखने का तरीका भी। और यहाँ जब आप लिखते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है क्लास में, जब फिर आपके पास मैटर भी होता है क्लास में पढ़ने के लिए, बाद में पढ़ने के लिए। चौथा, जो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हो तो मिलेगा ही, ये तो नोट्स मिलेगा ही। फिर उसके बाद रह गया कि आप टेस्ट दीजिए, ये फाइनल टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये तो प्रतिदिन दे रहे हैं आप आधे घंटे का। आधे घंटे का मतलब है कि आप कम से कम 100 से लेकर के 200 शब्द आप लिखते हैं। ये कॉपी तुरंत चेक कर दिया जाएगा, 5 कॉपी को चेक कर लिया जाएगा, और बाकी कॉपी आप जमा करेंगे तो सेकेंड डे मिल जाएगा चेक हो करके। तो ये प्रक्रिया प्रतिदिन चलेगी। इससे क्या होगा कि आपका डर समाप्त हो जाना चाहिए। पहले से आपको टॉपिक पता है, आप तैयार होकर के आइए, फिर हम उस टॉपिक पर लिखवाएंगे आपको, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा है। फिर टेस्ट ये फाइनल आप दीजिए एग्ज़ाम के हिसाब से, स्वतंत्र होकर के 800 शब्दों में जो भी 3 टेस्ट, जो 3 घंटे में जो लिखना है ये करना है। और ये लिखवाने से पहले हम थोड़ा मैटर समझा देंगे, कई बार फॉर्मेटिंग कर देंगे। इस 40 क्लास में करीब करीब हमारा ध्यान है कि 25 क्लास मेरी होगी, और करीब 15 क्लास के करीब कुछ और टीचर्स लेंगे। कुछ सब्जेक्ट वाले, मान लें कि ज्योग्राफी वाले 1-2 क्लास लेंगे, इतिहास वाले 1-2 क्लास लेंगे। तो इस तरह से 1-2 क्लासेस सब लोगों की, है ना। ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी तो ऑनलाइन वालों को सुविधा मिल जाएगी। मान लिया आपका क्लास छूट जाता है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको दे दिया जाएगा। मान लिया किसी का 5 क्लास छूट गया तो क्या कर लेगा, वो रिकॉर्डेड क्लास ले लेगा, आपके पास रहेगा वो 1 हफ्ते तक, फिर उसके बाद हट जाएगा। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन की व्यवस्था रहे। घर से, हाँ, तो आप लिख के दिखाइए, उसमें क्या दिक्कत। वो तो हमेशा रहा है, वो तो स्वीकार्य रहा है हमेशा, वो तो हिंदी में भी रहता था, वो इसमें भी, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं। आप जितना लिख के दिखाइए। नहीं, पर डे भी नहीं तो कम से कम आप हफ्ते में 2 टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं ईमानदारी से तो पर्याप्त है। नहीं, अगर हफ्ते में कोई विद्यार्थी 2 टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लेता है और पूरे एग्ज़ाम तक उसने अगर 30 टॉपिक तैयार कर लिया है तो पर्याप्त है वो, है ना। आपको अंदर से आत्मविश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो वो लिख के दिखा सकते हो। और यहाँ तो है ही, रोज़ ही क्लास टेस्ट है। ठीक है, जो भी लिखना है, अच्छा बुरा, जो भी वर्तनी की गलती है, हैंड राइटिंग की गलती है, तो ये आपका, और बाकी सेकेंड डे तो आपको मिल जाएगा ये चेक होकर के।